हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने विश्लेषिक फलन की परिभाषा देखी थी और उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन देखे थे। अवकलनीयता की परिभाषा देख ली थी और अवकलनीयता से रिलेटेड अपने क्वेश्चन देख लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध की थ्योरम देखेंगे और उसको अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एफ जेड के विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो लिखो, फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध। तो देखो, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, कथन, और फिर अपन इसको प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, देखो इसका क्या स्टेटमेंट है। फलन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में U तथा V कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। U व V कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। अर्थात डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसको इंग्लिश में और लिख लेते हैं। देखो इंग्लिश में क्या है, द नेसेसरी कंडीशन that a function fz बराबर ux, y प्लस आयोटा vx, y बी एनालिटिक in domain D is that in D, in a domain D is that in D U and V satisfy the Cauchy-Riemann equation that is del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y इक्वल टू माइनस में del v upon del x। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है,
और देखो क्या है, फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध का मतलब होता है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो देखो कि फलन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u और v क्या करेंगे, u और v कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और कॉची रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। इंग्लिश में देखो, द नेसेसरी कंडीशन that a function fz equal to ux comma y plus iota bx comma y be analytic in domain D is that in D u and v satisfy the Cauchy-Riemann equation, that is del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to माइनस में del v upon del x। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आजकल क्या हो गया, पहले क्या आता था कि भाई ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाता था एग्जाम में और आपको क्या करना पड़ता था, प्रूफ करना पड़ता था। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है आजकल न्यू पैटर्न आ गया। न्यू पैटर्न कैसे आ गया, आजकल एग्जाम में ये आ गया कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध का कथन लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। आवश्यक प्रतिबंध का कथन लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। और लिखा हुआ कैसे आएगा, 1+3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 1 नंबर का तो स्टेटमेंट होगा और 3 नंबर का क्या होगा, उसका प्रूफ होगा। तो एग्जामिनर क्या हो गए भाई, आजकल अलग तरीके के पैटर्न बनाने लगे। पहले क्या होता था कि भाई डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे देते, आपको प्रूफ करना होता था, तो आपको पता स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल ये हो गया कि आपको सिर्फ ये लाइन लिखी हुई आएगा कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध का कथन लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। तो 1 नंबर का स्टेटमेंट होगा और 3 नंबर का प्रूफ होगा। अब देखो, अब आपको स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी याद रखना पड़ेगा, दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी, तब आप जाके क्या कर पाओगे, 1 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर आप गेन कर सकोगे। एक बार क्या हुआ था, एक बार ये हुआ था कि ऐसे आ गया था कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखो, और बच्चे क्या हुए, बच्चे सारे ऐसे याद करके इसके प्रूफ याद करके इस थ्योरम का प्रूफ ये याद करके चले गए। अब वहां पे एग्जामिनर ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा कि आवश्यक प्रतिबंध का कथन लिखो और इसे सिद्ध कीजिए। तो उसे स्टेटमेंट याद नहीं रहा कि भाई क्या स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट याद नहीं था और उसका प्रूफ याद था, तो उसने प्रूफ लिख दिया। तो एग्जामिनर ने 1 भी नंबर नहीं दिया, और वहां पे फिर कोर्ट केस वगैरह वो भी हुए थे जिससे उसका कोई वैसे सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन देखो अब एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा और आपको प्रूफ भी याद करना पड़ेगा, दोनों चीजें आपको याद करके जानी पड़ेगी। तो एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी याद करना पड़ेगा। तो देखो आपको एग्जाम में आएगा फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, और आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है पहले स्टेटमेंट और फिर उसके नीचे उसका प्रूफ लिखना है। तो क्या स्टेटमेंट है, देखो फलन एफ जेड बराबर ux, y प्लस आयोटा bx, y किसी प्रांत डी में विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u और v क्या करेंगे, कॉची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। तो कॉची रीमान समीकरण होती है ये डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये है, ये आपकी क्या कहलाएगी, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान समीकरण कहलाएगी। और ये बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करेंगे आगे। तो आपको याद रखनी पड़ेगी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया कि भाई आपको क्या करना है, आपको ये दोनों कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। तो अपन कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो प्रूव करने का क्या स्ट्रक्चर रहेगा कि मान लेंगे कि कोई फलन एफ जेड है, वो क्या है, विश्लेषक फलन है। अब आपको मैंने पीछे बताया था कि पीछे वाले लेक्चर में कि एफ जेड यदि विश्लेषक फलन है तो विश्लेषक फलन क्या होता है, अवकल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि विश्लेषक फलन की क्या डेफिनेशन होती है कि किसी पॉइंट पर एफ जेड है, वो किसी पॉइंट पर जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषक फलन कहलाता है यदि वो जेड नोट पर एक तो क्या हो, डिफरेंशिएबल, और उसके नेबरहुड में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। जेड नोट के नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल और उस पॉइंट पर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए।
तो अपन मानेंगे क्या, अपन मान लेंगे माना एफ जेड है वो विश्लेषिक फलन है, और विश्लेषिक फलन है इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो फिर डिफरेंशिएबल की क्या लगा देंगे, डेफिनेशन, और फिर डेफिनेशन से वही अपन क्या करेंगे, दो पथ सेलेक्ट करेंगे, उससे फिर अपन ये दोनों मान निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। माना प्रांत डी में एफ जेड यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। अपन ने क्या मान लिया, माना प्रांत डी में एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई एक विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी प्रांत डी में एफ जेड क्या है, अवकलनीय है, तो ये लिख देंगे इंप्लाइज दैट प्रांत डी में एफ जेड अवकलनीय है। अवकलनीय है, तब अवकलनीयता की परिभाषा से अवकलनीयता की परिभाषा से, तो क्या परिभाषा होती है अवकलनीयता की, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड एग्जिस्ट हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, में परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान है, एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली, परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान है, परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान है। ये अपन ने लिख लिया। तो अपन ने पहले क्या लिख लिया, माना प्रांत डी में एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई विश्लेषिक फलन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रांत डी में एफ जेड क्या है, अवकलनीय है, और तब अवकलनीयता की परिभाषा से, अवकलनीयता की परिभाषा से क्या है कि एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड में परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अब देखो जेड का मीनिंग क्या होता है, डेल जेड का मीनिंग क्या होता है, और फिर अपन एफ जेड का मीनिंग क्या होता है, ये सब अपन लिखेंगे। अर्थात अब देखो लिखना चाहिए, देखो जेड बराबर अपन जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ठीक है, तो यदि अपन इसमें मान लो जेड प्लस डेल जेड करें, जेड प्लस डेल जेड करें, तो अक्स में क्या जुड़ेगा, डेल एक्स, और आयोटा वाई में क्या जुड़ेगा, वाई प्लस डेल वाई, यही तो होएगा। लेकिन अपने को क्या निकालना है, इसका फंक्शन निकालना है, तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा बताओ, इसका भी फंक्शन लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यू एक्स कोमा वाई, यही तो होगा ना भाई, एफ जेड का मतलब क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई, यही होगा ना भाई। एफ जेड का फंक्शन क्या होएगा, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई। लेकिन अपने पास एफ जेड के स्थान पर क्या है, जेड प्लस डेल जेड, और जेड प्लस डेल जेड का मतलब क्या हुआ भाई, जेड प्लस डेल जेड का मीनिंग क्या हुआ, ये वाला मीनिंग है पूरा जेड प्लस डेल जेड। देखो इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जेड प्लस डेल जेड के स्थान पर क्या है, ये वाला पद है भाई, एक्स प्लस डेल एक्स है और वाई प्लस डेल वाई है। इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जब अपन इसका फंक्शन निकालेंगे एफ जेड प्लस डेल जेड, तो इनका भी फंक्शन निकलेगा। इनका फंक्शन कैसे निकलेगा, देखो यू एक्स प्लस डेल एक्स, भाई एक्स प्लस डेल एक्स ही तो है भाई, इसका यू वाला जो पार्ट है वो क्या है एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई वाले में क्या है वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, ये वाला पार्ट तो होगा। जेड प्लस डेल जेड, जेड में आपको डेल जेड जोड़ना है, तो जेड अपने पास क्या था एक्स प्लस आयोटा वाई, और डेल जेड क्या था डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, दोनों को ऐड कर दिया एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। अब यदि अपने को फंक्शन में लिखना है ये चीजें, इसके फंक्शन बनाना है यू एक्स कोमा वाई बनेगा ना भैया, एफ जेड अपने पास क्या है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो जेड प्लस डेल जेड का फंक्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। ये चीजें समझ में आई क्या, देखो जेड प्लस डेल जेड निकालना है अपने को, ये ध्यान रखना, या ऐसे समझ सकते हो देखो एफ जेड बराबर तो ये फंक्शन आपका है, लेकिन अपने पास क्या है जेड प्लस डेल जेड निकालना है, तो जेड प्लस डेल जेड है, इसका मतलब क्या हुआ जेड में डेल जेड वाला पार्ट जोड़ रहे हैं, जेड में डेल जेड वाला पार्ट जोड़ रहे हैं, मतलब ये समझ लो आप कि इसमें ये पद जोड़ रहे हैं आप, है ना, एक्स में डेल एक्स जोड़ रहे हैं और वाई में क्या कर रहे हैं डेल वाई जोड़ रहे हैं, तो जब फंक्शन लिखेंगे अपन तो उसमें भी एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा और वाई प्लस डेल वाई, ऐसे ही वी वाले फंक्शन में चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो एक बार वापस देखते हैं कि जेड वाला पद क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल जेड क्या है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब देखो अपने पास इन दो की वैल्यू निकालनी है, एफ जेड की तो क्या हो जाएगा यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, लेकिन जेड में क्या जोड़ रहे हो आप डेल जेड जोड़ रहे हो, जेड में यदि डेल जेड जोड़ा तो ये वाला पद रियल वाले में रियल वाला जुड़ेगा और काल्पनिक में काल्पनिक जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसका फंक्शन बनाओगे, जब इसका क्या बनाओगे फंक्शन बनाओगे, तो फंक्शन में क्या होएगा एक्स वाले में डेल एक्स जुड़ जाएगा और वाई वाले में डेल वाई, इसी पर इस वाले पद में एक्स प्लस डेल एक्स है और वाई में वाई प्लस डेल वाई है, और इसी प्रकार वी वाले में क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स और वाई में, तो ये चीजें लिख देंगे अपन। देखो एक बार वापस बता देता हूं समझ में आ जाएगा, देखो एफ जेड बराबर क्या है अपने पास यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई, यही तो है। अब जेड में क्या जोड़ना है डेल जेड वाला पार्ट जोड़ना है, तो जेड प्लस डेल जेड, और डेल जेड वाला पार्ट क्या होता है देखो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होता है ना, ये वाला पद जोड़ना है। तो अब बताओ कि जेड में इस वाले पार्ट में आपको डेल जेड जोड़ना है, मतलब ये पार्ट जोड़ना है, तो बताओ क्या जोड़ोगे, ऐसे तो जोड़ोगे आप कि यू में तो आप एक्स प्लस डेल एक्स जुड़ जाएगा, ये वाला पद जुड़ जाएगा, और वाई में वाई प्लस डेल वाई वाला पद जुड़ जाएगा, इसी प्रकार आयोटा वाले पद में हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, ये वाला पद बनाना है, ये लिख देंगे और एफ जेड के स्थान पर ये लिख देंगे और डेल जेड अपना पास है। तो देखो अर्थात एफ डेल जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ये तो हो जाएगा आपके पास क्या यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, ये वाला पद तो किसका मान हो गया इसका मान हुआ। अब एफ जेड का मान क्या हुआ यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा, और ये हो गया अपने पास डेल जेड, ये अपना मान क्या हो गया डेल जेड, और इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप डेल एक्स प्लस डेल आयोटा वाई आयोटा डेल वाई, और इस वाले पद को भी आप चेंज कर सकते हो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई टेंस टू 0, इसको दे सकते हो समीकरण संख्या 1। ठीक है, समझ में आ गया ना, यू एक्स प्लस डेल वाई यू एक्स एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, और इसी प्रकार बी वाले पार्ट में परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अद्वितीय रूप से विद्यमान, देखो वापस देखो माना प्रांत डी में एफ जेड क्या है विश्लेषिक फलन है, अपन को पता है कि कोई भी फलन यदि विश्लेषिक होता है तो वो अवकलनीय जरूर होता है, तो वो क्या हो गया अवकलनीय हो गया।
तब अपन ने क्या लगा दिया, अवकलनीयता की परिभाषा लगा दी। अवकलनीयता की परिभाषा से अपन क्या करें कि भाई z प्लस डेल z जोड़ना है, तो इसमें ये वाले पद जुड़ गए, ये वाली परिभाषा हो गई, इसको दे दिया अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने को पता है कि फलन एफ जेड क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से दो स्थिति उत्पन्न होगी। दो सिचुएशन कौन कौन सी होगी, जब डेल जेड है वो शून्य की ओर अग्रसर एक्स अक्ष के अनुदिश जाएगा, और एक बार किसकी ओर अनुदिश हो जाएगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा, और दोनों के अनुसार मान क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, दोनों के जो मान आएंगे, जो अद्वितीय मान आएंगे, उनको अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, और कंपैरिजन करते ही अपने पास क्या आ जाएगी, कॉची-रीमान इक्वेशन आ जाएगी। और कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तब दो स्थितियां उत्पन्न होगी, ऐसे लिखेंगे, तब दो स्थितियां उत्पन्न होगी, केस फर्स्ट और केस सेकंड, फिर कंपैरिजन करके अपन मान निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर एक्स अक्ष के अनुदिश हो, क्योंकि देखो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हुआ कि अपन जिन भी दो पदों का सिलेक्शन करेंगे उससे मान क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, क्योंकि अपन ने एक फलन क्यों माना है, विश्लेषिक माना है। विश्लेषिक है इसका मतलब अवकलनीय, अवकलनीय इसका मतलब जो समीकरण 2 और 3 है, जब अपन दो पद सिलेक्शन करेंगे उन पद से जो समीकरण बनेगी उनसे मान क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए। और मान अद्वितीय आ जाएगा, और फिर वहां से अपन कंपेरिजन करके कॉची-रीमान समीकरण निकाल लेंगे। जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर एक्स अक्ष के अनुदिश हो तब। अब देखो, जब डेल जेड है वो शून्य की ओर अग्रसर एक्स अक्ष के अनुदिश हो, तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो, इसका मतलब वहां पे y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 है, तब डेल y इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में जहां जहां डेल y है वहां पे क्या रख दो, 0 रख दो। जहां जहां डेल y है वहां पे क्या रख दो, 0 रख दो। तब समीकरण 1 से एफ डैश जेड बराबर लिमिट, यहाँ पे डेल एक्स किसकी ओर अग्रसर होगा, एक्स एक्स के अनुदिश, तो यहाँ पे हो जाएगा u एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स और y आयोटा v एक्स प्लस डेल एक्स y माइनस यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स, अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, जहां जहां डेल वाई था वहां वहां अपन ने 0 रख दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं, तो देखो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई, रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ देते हैं, यू एक्स कॉमा वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ठीक है, प्लस प्लस आयोटा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में ये जुड़ जाएंगे, आयोटा दोनों से कॉमन ले लिया, तो वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स, इतना हो गया। रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अब देखो ये परिभाषा किसकी है, ये डेफिनेशन किसकी है, और यहाँ पे ये डेफिनेशन किसकी है। देखो
आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आंशिक अवकलन की। तो आंशिक अवकलन की क्या परिभाषा होती है कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स, अक्ष में परिवर्तन हो, ओनली किस में हो, अक्ष में परिवर्तन हो, यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई और यू एक्स कॉमा वाई। तो ये परिभाषा आपकी किसकी हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की परिभाषा। अक्ष में क्या हो, परिवर्तन हो, तो अक्ष में परिवर्तन होता है उसको आंशिक अवकलन कहते हैं ना। आंशिक अवकलन की परिभाषा पढ़ी होगी आपने फर्स्ट ईयर में आंशिक अवकलन वाली बुक में। तो क्या परिभाषा होती थी डेल यू अपॉन डेल एक्स की, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई, मतलब अक्ष में क्या होता था, परिवर्तन होता था, और वो परिवर्तन कितना होता था, अक्ष प्लस डेल एक्स परिवर्तन होता था। तो ये परिभाषा तो हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स की, और ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, डेल यू अपॉन, ये यहाँ पे v है और परिवर्तन किसमें हो रहा है, अक्ष में, तो ये डेल वी अपॉन डेल एक्स की परिभाषा। तो देखो चूंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल एक्स, ये परिभाषा होती है आंशिक अवकलन की, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। ये डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। तो ये तो बन जाएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये बन जाएगा आपके पास डेल वी अपॉन डेल एक्स। अक्ष में चेंज हो रहा है, अक्ष में चेंज होता है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, और वाई में चेंज होता है तो डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपका तब एफ डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगी आपकी समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, के सेकंड लेंगे। तो के सेकंड से क्या हो जाएगा, के सेकंड जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर वाई एक्स के अनुदिश हो, शून्य की ओर अग्रसर वाई एक्स के अनुदिश हो, तब डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। भाई यही तो होता है कि जेड है वाई एक्स के अनुदिश हो, तो वाई एक्स में क्या होता है, एक्स जीरो होता है, तो यहाँ पे डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, जहां जहां डेल एक्स है वहां वहां क्या रख दो, जीरो रख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स था ना, तो ये एक्स प्लस डेल एक्स जीरो हो जाएगा, और वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई अपॉन में क्या था, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा डेल वाई। ठीक है, अब देखो इसको किसके साथ लिख देंगे, वास्तविक भाग और वास्तविक भाग को अलग करेंगे, काल्पनिक भाग को अलग करेंगे। तो लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, देखो ये भी नीचे लिखा नहीं जाएगा सही से, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं साइड में इस वाली स्टेटमेंट को। तो एफ डैश जेड बराबर क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हो गई समीकरण संख्या ए मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर अब देखो इसके आगे क्या लिखेंगे, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, इस वाले पद के साथ इसको लिख दो, तो यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आयोटा डेल वाई प्लस, अब क्या करो, इस वाले पार्ट को इसके साथ लिखो, तो ये हो जाएगा, देखो आयोटा अपॉन आयोटा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो,
और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल वाई। जो आयोटा था ना इसका, यहाँ जो आयोटा था वो तो अपने बाहर लिख दिया, और यहाँ से जो आयोटा कॉमन आ गया वो अपने बाहर लिख दिया, तो आयोटा अपॉन आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 अपॉन आयोटा, ये किसकी परिभाषा बन रही है, देखो ये पूरी किसकी परिभाषा बन रही है, किस में चेंज हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है, और वेरिएबल क्या है यू, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई। लेकिन इससे पहले आपके 1 अपॉन आयोटा आ रहा है, तो 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ना, रैशनलाइज। तो यहाँ पे आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन में -1, तो माइनस आयोटा। ये तो आपने देखा ना भाई 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो 1 अपॉन आयोटा, आयोटा से आयोटा से गुणा करें तो आयोटा अपॉन में आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, यही बनेगा ना, वाई में चेंज है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास डेल बी अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास समीकरण संख्या 3 मान लो। आप देखो वहां पे रखो एफ डैश जेड बराबर माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई, ये समीकरण संख्या बी। अब देखो अपने को पता है कि एफ डैश जेड क्या है, अद्वितीय। क्यों अद्वितीय क्यों है, अपन ने फंक्शन को क्या माना था, एनालिटिक माना था। अपने को पता है कि फंक्शन एनालिटिक होता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। और डिफरेंशिएबल की क्या डेफिनेशन होती है कि जो भी अपने को एफ डैश जेड होता है उस एफ डैश जेड का मान क्या प्राप्त होता है, जो भी अपने पास एफ डैश जेड आता है उसका मान एक तो फाइनाइट और एक यूनिक आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दोनों पथों के अनुसार, दोनों पथों के अनुदिश मान क्या आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इससे मान पहले वाले पद से ये मान आया, दूसरे वाले पद से ये मान आए, तो इसका मान क्या है कि चूंकि एफ डैश जेड, एफ जेड क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय, इसका मतलब एफ डैश जेड क्या है, अद्वितीय, अद्वितीय। तो इन दोनों मानों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे, और फिर वास्तविक भाग की और काल्पनिक भाग की तुलना करके यहां से कौशी रीमान समीकरण निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो आगे करते हैं। चूंकि एफ डैश जेड अद्वितीय यूनिक है, यूनिक है इसका मतलब इन दोनों मानों को अपन बराबर रखेंगे, तो यहां से हो जाएगा तब डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब देखो वास्तविक भाग से तुलना कर देंगे और काल्पनिक भाग की काल्पनिक, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 इक्वल टू Z2 है। इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर और उसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, अब अपना प्रूफ हो गया ये, बस अब आंसर निकल के आ गया। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में डेल यू अपॉन डेल वाई, या डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। यही आपकी क्या होती है, कौशी रीमान समीकरण। ये जो समीकरण आई है ना, ये आपकी क्या कहलाती है, कौशी रीमान समीकरण। इन्हीं को कहते हैं अपन
कॉची रीमान समीकरण। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से इसका प्रूफ हुआ और इजी प्रूफ है। सबसे पहले अपन ने इस फलन को विश्लेषिक फलन माना। विश्लेषिक फलन अवकलनीय होता है, अवकलनीय तक परिभाषा लगाई। फिर अपन ने जब दो पद यूज किए, दो पद चूज किए, दोनों पदों के अनुसार जो मान आया वो मान क्या आना चाहिए, अद्वितीय। तो अपने पास एफ के दो मान आए थे, दोनों को बराबर रख के यहाँ से कंपेरिजन कर लिया, फिर अपने पास इक्वेशन निकल गई। ठीक है, इस प्रकार अपन ने फलन एफ के लिए आवश्यक प्रतिबंध को सिद्ध कर लिया। तो फलन एफ के विश्लेषिक होने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध होता है वो ये होता है कि u और v उसमें क्या करते हैं, कॉची रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। अब देखो इसका पर्याप्त प्रतिबंध है। पर्याप्त प्रतिबंध में अपन सिर्फ प्रतिबंध का अपन का सिर्फ स्टेटमेंट याद रखेंगे। अब इसका प्रूफ जो है वो अपन प्रूफ है, जो प्रूफ होता है इसका, जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसका प्रूफ रेयर केस में आता है। ठीक है ना, तो अपन प्रूफ देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट को समझते हैं, और स्टेटमेंट को समझने के बाद में उसमें बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो करते हैं। ठीक है, तो देखो आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं इनसे रिलेटेड, वो अपन को पर्याप्त प्रतिबंध के अकॉर्डिंग करने हैं कि भाई आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट मैं बताऊंगा अभी क्या डिफरेंस है। तो अपन एग्जाम में जो क्वेश्चन करेंगे वो आवश्यक प्रतिबंध की बजाय अपन पर्याप्त प्रतिबंध से करना होता है। तो पर्याप्त प्रतिबंध के लिए अपन क्या करना होता है, आवश्यक प्रतिबंध में क्या होता है। तो देखो आवश्यक प्रतिबंध में सिर्फ क्या होता है, कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। आवश्यक प्रतिबंध में क्या होता है, कॉची रीमान समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है। जबकि पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होते हैं, u और तथा v के आंशिक अवकलज u तथा v के, यहाँ पे देखो बुक्स है, उस बुक्स में आपको दे रखा है पर्याप्त प्रतिबंध भी एग्जाम में। u तथा v के जो प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज है, प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज क्या होंगे, सतत होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होगी। ये होगा। आवश्यक प्रतिबंध में क्या कंडीशन होगी, पर्याप्त प्रतिबंध में क्या कंडीशन होगी। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पर्याप्त प्रतिबंध का कथन लिखो, तो कथन है आपको इस प्रकार से लिखना है कि क्या कथन होता है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, इसमें ओनली कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, और इसमें कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होने के साथ साथ क्या होता है, u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज। प्रथम कोटि के कौन से होते हैं, ये प्रथम कोटि का आंशिक अवकलज है, आंशिक अवकलन कहते हैं ना इसको। तो u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। ये बात और बतानी होती है। और फिर अपने को दूसरी बात क्या बतानी होती है कि कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आवश्यक प्रतिबंध क्या है और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। तो स्टेटमेंट क्या है कि फलन एफ के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध का कथन लिखो। जो एफ यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह की जो यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर के क्या आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं ना स्टार्टिंग में। तो 10 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन ऐसे आ गया कि कॉची रीमान समीकरण लिखो, तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, कॉची रीमान समीकरण लिखनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि फलन एफ के विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध का कथन लिखो। तो पर्याप्त प्रतिबंध का कथन लिखना है कि फलन एफ के विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो तथा साथ में कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट हो, और कॉची रीमान समीकरण लिखनी है। इतना सा। आवश्यक प्रतिबंध में क्या लिखे, तो आवश्यक प्रतिबंध में लिखना है कि फलन एफ के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन एफ है वो क्या होना चाहिए, फलन एफ के जो u और v तथा v है वो कॉची रीमान समीकरण क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। इतना सा इसमें आवश्यक प्रतिबंध है, और इन 2 पॉइंटों में पर्याप्त प्रतिबंध है। ठीक है, तो देखो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं और उस पर फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो देखो लिखो, देखो एक क्वेश्चन लिखो।
सिद्ध कीजिए कि सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। एफ जेड बराबर ई की पावर जेड एवरीवेयर एनालिटिक फंक्शन बताना है आपको, मतलब सर्वत्र क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो आपको मैंने बताया कि सर्वत्र विश्लेषिक फलन के लिए फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसको अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने का जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो क्या है, सबसे पहली बात आपको ये प्रूव करनी है कि u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज सतत होने चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए आपके पास कि u तथा v क्या करने चाहिए, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करने चाहिए। तो देखो इस पे करते हैं अप्लाई। तो देखो अपने को कौशी रीमान समीकरण, तो अपने पास कौशी रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये प्रूव करना होता है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, u और v निकालेंगे ना, तभी तो उनका अवकलन कर पाएंगे भाई। उनका अवकलन करने के लिए पहले u और v को निकालेंगे, फिर अपन इन चारों भागों को निकालेंगे, चार जो मान है उन चारों मानों को निकालेंगे, और अपन इन दोनों को बराबर बताएंगे और इन दोनों को इनके बराबर बताएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सिद्ध। एफ जेड बराबर क्या दे रखा है, ई की पावर जेड। अपने पास पता है कि एफ जेड को अपन कैसे लिखते थे, ऐसे लिख सकते हैं ना, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई, यही तो लिखा जाता था। फिर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि समेशन चर का फलन क्या होता है। तो डब्ल्यू बराबर एफ जेड, और एफ जेड को क्या लिखते थे, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई, ये लिखते थे, ये लिख दिया। ए की पावर जेड को क्या लिखते थे, ए की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स ए की पावर आयोटा वाई। इक्वल टू ए की पावर एक्स, इसको क्या लिख देंगे, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो यहां से हो जाएगा यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स कोस वाई आयोटा ए की पावर एक्स साइन वाई। अब क्या करेंगे, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो करो यू एक्स कोमा वाई बराबर तो क्या हो जाएगा अपने पास, यू एक्स कोमा वाई बराबर तो क्या हो जाएगा अपने पास, e की पावर एक्स कोस वाई, और वी एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स साइन वाई। अब अपन क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई। फिर अपन कौशी रीमान समीकरण क्या कर देंगे, संतुष्ट करवा देंगे। ठीक है, तो देखो आगे। तो यू एक्स कोमा वाई बराबर ये आ गया और वी एक्स कोमा वाई बराबर ये आ गया। ठीक है, अब देखो आगे। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होएगा, ए की पावर एक्स कोस वाई कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स, ये तो आता ही होगा ना आपको अवकलन निकालना। तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, y के सापेक्ष निकालेंगे, तो e की पावर x cos y का क्या हो जाएगा, साइन y, और इसमें निकालो डेल v अपॉन डेल x, x के सापेक्ष e की पावर x साइन y, और डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x cos y। तो देखो क्या होता है कि कौशी रीमान समीकरण ऐसे होती है कि ये वाला मान तो इसके बराबर होना चाहिए, और इन दोनों मानों में क्या होना चाहिए, माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। ये माइनस का डिफरेंस है ना, तो ये कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होगी। तो देखो वापस से
डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल बी अपॉन डेल वाई, ये मान तो इसके बराबर होना चाहिए और इन दोनों मानों में क्या होना चाहिए, मान सेम होने चाहिए, पर एक निशान क्या होना चाहिए, एक जो पद होता है वो क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, माइनस में ना, दोनों सेम है ना, माइनस का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहां से हो जाएगा आपके पास कि एफ जेड कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। ठीक है, इतना हुआ। अब अपने के पास पता है कि विश्लेषिक फलन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट, जो हमने करवा दी। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए u और v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज, u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। अब देखो u और v के प्रथम कोटि के देखो, एक तो डेल u अपॉन डेल x को देखो, एक डेल u अपॉन डेल y को देखो, एक डेल v अपॉन डेल x देखो, डेल v अपॉन डेल y। प्रथम कोटि है ना ये सारे, प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज देखो। ये जो फंक्शन है जैसे डेल u अपॉन डेल x है, क्या है, e की पावर x और cos y। e की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन होता है ना, और चर घातांकी फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। और ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमिति फलन, तो ये फलन भी क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो चर घातांकी फलन और त्रिकोणमिति फलन का जो गुणा होता है वो भी सतत होगा। और ये सारे जो चारों फंक्शन है वो त्रिकोणमिति फलन है और चर घातांकी फलन है, जो कि क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे, एफ जेड कोशी रीमान समीकरण होते हैं, संतुष्ट होती है, तथा u और v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज चर घातांकी तथा त्रिकोणमिति फलन का गुणा है, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। अतः एफ जेड क्या हो जाएगा, सर्वत्र विश्लेषिक फलन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो चूंकि u व v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज चर घातांकी फलन तथा त्रिकोणमिति फलन का गुणा है। फलनों का गुणा है जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। अतः एफ जेड बराबर e की पावर जेड सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया कि देखो विश्लेषिक फलन के लिए आपको दो बातें सिद्ध करनी है, एक तो कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होने चाहिए, और एक दूसरा u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। ये अपन लैंग्वेज में लिख देंगे। अब देखो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अब आगे का जो लेक्चर है वो अपन आगे की वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि सर हमें पूरा सिलेबस यहाँ पे करवाओ यूट्यूब पे, तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सबका सपोर्ट जरूरत है, आपको सबके सपोर्ट की जरूरत है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में क्या करो, शेयर करो इसे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।